अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या वाकई में सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है। ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में 60% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है। एक बहुत ही संक्षिप्त युद्ध अमेरिका ने छेड़ा ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली आगे आकर के रिटेलिएट नहीं किया, उसने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया। और प्रॉक्सीज क्या है हमारे लिए? आतंकवादी संगठन हूती, हिजबुल्ला और हमास। वेनेजुएला में जितना इजीली वो मादुरो को उठा करके ले गए और रिजीम चेंज करवा दिया, और वेनेजुएला के सारे ऑयल एंड गैस के साथ साथ पॉलिटिकल रिजीम पे भी कंट्रोल कर लिया। आप देखिए, ईरान ने आसपास के खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। दुबई को नहीं बख्शा, दुबई के एयरपोर्ट को, पार्क्स को, मॉल्स को नहीं बख्शा, बहरीन पर हमला किया गया। सीधे सीधे यदि वो सीज फायर के लिए खुद कहते तो उसमें अमेरिका की हार मानी जाती, अमेरिका की साख पर बट्टा लगता। तो उसमें ढूंढ ढांड के मुझे लगता है पाकिस्तान को लाया गया है। आज जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और वो जो पूरा कट पेस्ट कर दिया ड्राफ्ट, तो उससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान क्या ही मध्यस्थता कर रहा है, एक मैसेंजर का काम कर रहा है, कबूतर है, वो चिट्ठियां इधर से उधर ले जा रहा है। तो पूरी दुनिया में ये नैरेटिव चला हुआ है कि ट्रंप हार गए, अमेरिका हार गया, पीछे भाग गया, अमेरिका की साख पर बट्टा लग गया। मैं आपको कहूँ, ये पूरे युद्ध का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं वो बहुत कठिन हैं। तो अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देगा ईरान को कि कभी जीवन में इजराइल, अमेरिका या उसके अलाई ईरान पर हमला नहीं करेंगे। एक इररिस्पॉन्सिबल देश जो आतंकवादी संगठनों के हाथों चलता है या आतंकवादी संगठनों के साथ चलता है, उसके पास यदि न्यूक्लियर शक्ति हो, तो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी हम ये उदाहरण ले सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया का डरना स्वाभाविक है। इजराइल ने अमेरिका पर से भरोसा भी खोया है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल इस वक्त ना कोई सीज फायर करने के मूड में था, न युद्ध को समाप्त कराना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ब्लीडिंग ईरान बहुत घातक साबित होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यदि हम दृष्टि से देखें तो चीन का नुकसान हुआ है। सब कह रहे हैं चीन का फायदा हुआ है, फायदा रशिया का हुआ है। तो भारत वो देश है जिसने बहुत मैच्योर अपनी डिप्लोमेसी का और विदेश नीति का परिचय दिया। और वो चीनी सीज फायर है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली स्थिति है। चीनी सीज फायर, ये सही है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 अप्रैल की रात एक ऐसी रात थी जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अगली सुबह ईरान में क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो पूरी सभ्यता को ईरान की खत्म कर देंगे। लेकिन सुबह होते होते तस्वीर पलट गई, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप के बयान बदल जाते हैं, उनके तरीके बदल जाते हैं और उनके अंदाज बदल जाते हैं। सुबह होते होते खबर आई कि सीज फायर हो चुका है। ये भी खबर आई कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है, और ये भी खबर आई कि चीन के दबाव में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन क्या वाकई में सीज फायर हो गया? क्या ये युद्ध खत्म हो गया? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर जीता कौन है? यही एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं अंशु जोशी, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में हैं और जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशु। ऐसा टॉपिक चल रहा है पिछले 40 दिनों से कि कल रात में जब ये कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था कि कल वो पूरी की पूरी ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, तो लोगों को लग रहा था कि जब सुबह होगी तो शायद कोई न्यूक्लियर अटैक हो चुका होगा। लेकिन सुबह होते होते उनकी धमकी जो है वो एक फुस्सी बम की तरह लगी, सीज फायर हो गया, जो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया चाहती थी। लेकिन इस सीज फायर की पूरी आप अगर हम सीक्वेंस देखें, टाइमिंग देखें, पाकिस्तान का नाम आता है इसमें, ये फिर चाइना का नाम आता है, फिर उसके बाद लगातार खबरें आती रहती हैं, ईरान भी मान गया, सब कुछ होता रहा, पर अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या वाकई में सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है। तृप्ति, पहले तो पांचजन्य के इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और यदि हम 40 दिनों के इस पूरे युद्ध को अनफोल्ड करें, और मैं कहूँ ये युद्ध नहीं, युद्ध का एक चैप्टर है। युद्ध तो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और 1,500 के लगभग महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इसके बाद लगातार पश्चिमी एशिया में हमने संघर्ष को बढ़ते हुए देखा है। तो पहले एक बायलैटरल चला, इजराइल वर्सेस हमास। हमास को पीछे से कौन पल्लवित पोषित कर रहा था? ईरान। और हिजबुल्ला और हूती भी इसमें जुड़ गए, तो ईरान के साथ फिर इसमें लेबनान और सीरिया जैसे देश भी जुड़ते हुए नजर आए, और एक एक करके ये देश प्रॉक्सीज के बाद खुद भी जुड़ते चले गए। तो पश्चिम एशिया में एक बड़ी जटिल परिस्थिति बन गई। फिर इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो पिछले साल अमेरिका ने इजराइल की सहायता करने के उद्देश्य से एक कारण बताया, और ये वैसे कारण जायज़ है कि ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में 60% से ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है। तो 5 दिन के अंदर वो 1 दर्जन से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाने में सक्षम है। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। वाकई IAEA की रिपोर्ट भी आई थी, और तब एक बहुत ही संक्षिप्त युद्ध
अमेरिका ने छेड़ा ईरान के साथ, क्योंकि ईरान ने डायरेक्टली आगे आकर के रिटेलिएट नहीं किया, उसने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया। और प्रॉक्सीज क्या है हमारे लिए? आतंकवादी संगठन, हूती, हिजबुल्ला और हमास। अब ये वहां पर संघर्ष रुक गया था, लेकिन इस बार 28 फरवरी को जब ट्रंप ने अटैक किया ईरान पर, तो क्या कारण बताकर अटैक किया कि ईरान में जो रिजीम है वो न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ जनता भी सड़कों पर है और वाकई जनता सड़कों पर थी। तो ईरान में एक्चुअली दो पैरेलल लाइंस चलती है। एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम, जो ये कट्टरपंथी मुल्लावादी रिजीम है, जो 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद चला, जिसके सुप्रीम लीडर अभी खामेनेई थे। और दूसरा पैरेलल एक पार्लियामेंटेरियन ट्रैक चलता है, जिसमें हम पेजेश्कियां को देखते हैं, जो अपने देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन चलती तो सुप्रीम कमांडर की है। तो ट्रंप ने ये कारण बताकर अटैक किया, और शायद पीछे कारण ये रहा होगा कि वेनेजुएला में जितना इजीली वो मादुरो को उठा करके ले गए और रिजीम चेंज करवा दिया, और वेनेजुएला के सारे ऑयल एंड गैस के साथ साथ पॉलिटिकल रिजीम पे भी कंट्रोल कर लिया, उन्हें लगा कि ये सही समय है, ईरान में ऐसा कर पाएंगे। तो कुछ कुछ गलतियां की, जैसे नाटो को इन्वॉल्व नहीं किया, परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंटेन नहीं किया, प्रॉक्सीज को पहले कंटेन नहीं किया और सीधे अटैक कर दिया। और वैसे वो सफल रहे शुरुआती दौर में, क्योंकि उन्होंने अगले ही उसी अटैक में पहले ही दिन, आप देखिए फर्स्ट हाफ में खामेनेई का एलिमिनेशन हो गया। बहुत बड़ी खबर वैश्विक राजनीति की कूटनीतिक दृष्टिकोण से हमने देखी। तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका युद्ध जीत गया, लेकिन इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स खुलते चले गए। आप देखिए ईरान ने आसपास के खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। दुबई को नहीं बख्शा, दुबई के एयरपोर्ट को, पार्क्स को, मॉल्स को नहीं बख्शा। बहरीन पर हमला किया गया, कुवैत पर, कतर पर, सऊदी पर, यूएई पर, कोई ऐसा देश ईरान ने नहीं छोड़ा जहां पर यूएस के बेसिस ना हो। और जहां नहीं थे वहां पर भी साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान तक गया ईरान। और अभी हाल में तो हमने देखा कि डियागो गार्सिया तक पर हमला किया और अपनी इस क्षमता का परिचय दिया। हम सभी एक्सपर्ट्स ये मानते थे ईरान के पास एट द मैक्स 2500 किलोमीटर तक का वार करने वाली मिसाइल्स हैं, लेकिन 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल दिखा करके ईरान ने दिखाया कि उसके पास क्या क्षमता है। हालांकि ये क्षमताएं चीन प्रोवाइड करा रहा था। अब मैं सीज फायर पर आती हूँ। तो पिछले एक हफ्ते में स्थितियां इस प्रकार की जब बनी, तो ट्रंप को लगा कि शायद एक मध्यस्थता की कोई भूमिका निभाए। सीधे सीधे यदि वो सीज फायर के लिए खुद कहते तो उसमें अमेरिका की हार मानी जाती, अमेरिका की साख पर बट्टा लगता। तो उसमें ढूंढ ढांड के मुझे लगता है पाकिस्तान को लाया गया है। आज जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और वो जो पूरा कट पेस्ट कर दिया ड्राफ्ट, तो उससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान क्या ही मध्यस्थता कर रहा है, एक मैसेंजर का काम कर रहा है, कबूतर है, वो चिट्ठियां इधर से उधर ले जा रहा है। लेकिन ऐसे पाकिस्तान आता है। ईरान को जिस तरह से उन्होंने पुल तबाह करने शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना शुरू किया, न्यूक्लियर साइट्स तो तबाह हो ही चुकी हैं, बड़ी बड़ी कोनारक नेवी बेस जैसे जो है ईरान की, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लेकिन ईरान ने कमज़ोर नब्ज़ क्या पकड़ी? एनर्जी लाइफलाइन पूरी दुनिया की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको जिस तरह से उसने चोक किया, तो फिर सबने ट्रंप पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाना शुरू किया होगा कि युद्ध का अंत होना चाहिए। तो ये अंत की ओर तो हम जान ही रहे। ये सीज फायर की अनाउंसमेंट ट्रंप की तरफ से आई, और क्यों आई? क्योंकि कल फिर फाइनली ईरान इस बात को माना कि वो अनकंडीशनली, कंप्लीटली, इमीडिएटली, ये ट्रंप की शर्तें थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहा है। तब जाकर सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है। वरना जो तृप्ति आप कह रही थी, तो पूरी दुनिया में ये नैरेटिव चला हुआ है कि ट्रंप हार गए, अमेरिका हार गया, पीछे भाग गया, अमेरिका की साख पर बट्टा लग गया। मैं आपको कहूं, ये पूरे युद्ध का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। और अभी तो जो मांगे लेकर के अमेरिका टेबल पर आएगा, डिप्लोमेटिक टेबल पर, अभी जो मांगे लेकर ईरान आएगा, 10 सूत्र ईरान के, 15 अमेरिका के, तो देखेंगे कि क्या किस प्रकार, क्योंकि जो 10 पॉइंट्स प्लान अमेरिका को भेजा है ईरान ने, उसमें ऐसी ऐसी शर्तें हैं जिनमें कई तो अमेरिका को मंजूर नहीं होंगी, और जो अमेरिका की शर्तें हैं वो ईरान को मंजूर नहीं होंगी। तो ये कह सकते हैं ब्रीदिंग स्पेस लिया गया है एक तरह से, ऐसा मान सकते हैं। ये एक टेक्टिकल पॉज के तौर पर देख सकते हैं। पहले एक हफ्ते का पॉज लिया, उसे एक्सटेंड करके 6 अप्रैल तक का किया। 6 अप्रैल तक वो वेट एंड वॉच की दिशा में थे कि यदि ईरान नहीं मानता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलती है, तब आगे जाएंगे। और बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कई एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं भेजे जा सकते, लेकिन मुझे लगता है भेजे जा सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है, जहां दोनों तरफ बलूचिस्तान है, जहां से चीन लगातार इक्विपमेंट ईरान को पहुंचा रहा है, इसीलिए ईरान इस युद्ध में खड़ा रह पा रहा है। वहां से बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इंटेल
ईमेल भी आई थी और खबरें भी मैंने पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, तो समझ आता है कि ट्रंप ने शायद मुनीर को प्रेशराइज भी किया होगा कि तुम अपनी सेना यहाँ से भेजो, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो तब ये जो तमाम ये मध्यस्थता का मुखौटा पहनाया गया है ना पाकिस्तान को, तो ये वहाँ से हमको होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं वो बहुत कठिन हैं। तो अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देगा ईरान को कि कभी जीवन में इजराइल, अमेरिका या उसके अलाई ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दूसरा, जितने 18 बेस हैं ईरान के आसपास खाड़ी देशों में, वो सारे बेसेस समाप्त कर देगा अमेरिका। फिर तीसरा, इन खाड़ी देशों से अपना पूरा लाभ लश्कर समेटकर अमेरिका बाहर हो जाएगा। फिर चौथा, जितना नुकसान ईरान का हुआ है वो हर्जा खर्चा इजराइल और अमेरिका मिलकर के भरेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण जो इसके प्रॉक्सीज हैं, हूती, हिजबुल्लाह और हमास, उसको अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो ये ऐसी शर्तें हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के भी शर्तें हैं कि जो इसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, वैसे ये एक डरावनी तस्वीर है कि 441 किलो का 60% से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। और यदि हम 60% से कम भी गिन लें इसमें, 3,500 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। तो ये वाकई में यदि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो बाकी के देशों के लिए बहुत ही एक डरावनी स्थिति बन जाएगी। क्योंकि यहाँ ईरान की तुलना में नॉर्थ कोरिया से करना चाहूंगी, एक इररिस्पॉन्सिबल देश जो आतंकवादी संगठनों के हाथों चलता है या आतंकवादी संगठनों के साथ चलता है, उसके पास यदि न्यूक्लियर शक्ति हो, तो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी हम ये उदाहरण ले सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया का डरना स्वाभाविक है। तो यही कारण है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल हैं। वो इस पूरे क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकती हैं। वहीं अमेरिका की भी शर्तें हैं, प्रॉक्सीज को हेल्प करना बंद करे, फंड करना बंद करे ईरान, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट बनाए, और उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका और जो दूसरे IAEA से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स हैं और जो कंट्रीज़ हैं उनका उसमें दखल रहेगा। इसके अलावा इजराइल पर हमला नहीं करेगा ईरान। तो ऐसे अमेरिका की भी शर्तें हैं। तो अभी जब डिप्लोमेटिक टेबल पर दोनों तरफ के लोग बैठेंगे, तब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये सीज फायर है, ये पॉज है, ये ट्रूस है। और मैं आपको बताऊं कि जो कोरियन युद्ध हुआ था और उसका फिर जो ट्रूस हुआ था, वो आज तक ट्रूस ही चल रहा है, वो युद्ध विराम ही चल रहा है, वो आज तक समाप्त नहीं हुआ है युद्ध। तो ये सीज फायर की जो बात होती है, कितने सीज फायर हमने इजराइल और हमास के बीच में भी होते हुए देखे, वो दो कई बार, और सीज फायर के बीच में फिर इन्होंने एक दूसरे पर अटैक किया। रशिया यूक्रेन में भी होते हुए देखे और फिर अटैक किए। तो अभी देखो ये लोग क्या बात करते हैं। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में बात होगी, जिसमें कि जो कुशनर हैं इनके दामाद ट्रंप के, और विटकॉफ हैं और JD वॉन्स हैं, वो जाएंगे अमेरिका की तरफ से, और ईरान की तरफ से अराक्ची होंगे। और अराक्ची बहुत टफ नेगोशिएटर है, अभी तक वैसे भी नेगोशिएट कर भी नहीं रहे थे वो। तो देखते हैं कि किस तरह की, क्योंकि अभी तक जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ट्रंप अपनी तरफ से जो भी बातें कर रहे थे, ईरान सीधे सीधे खारिज कर देता था। बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सीजफायर करने के लिए तैयार हैं। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस पूरे 40 दिन के जंग के अंदर अगर हम देखा जाए, ट्रंप ने तो कईयों बार दावे किए कि हम जीत गए, हमें जो पाना था वो हमने पा लिया। रिजिम चेंज नहीं हो पाई। आपने भले नेता मार दिया, लेकिन रिजिम चेंज नहीं कर पाए, जो सबसे बड़ा इनका उद्देश्य था, चाहे इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। वहां पे ना कोई इस तरह का सिविल वॉर हुआ, ना इस युद्ध के माहौल में जनता बाहर निकल कर आई। इनफैक्ट एक राष्ट्रवादी जनता जरूर दिख गई, क्योंकि देश के ऊपर हमला हो रहा था। इस पूरे अगर हम जंग में देखें, इस 40 दिन में क्या ईरान ने खोया क्या पाया, क्या इजराइल ने खोया क्या पाया, क्या अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया? इसमें सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों ने खोया है। उन्होंने अपनी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक झेले, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक झेले। दुबई देखिए किस तरह से पूरा बर्बाद हुआ है, बहरीन किस तरह से बर्बाद हुआ है। लेकिन एक एक करके बताती चलती हूँ। अमेरिका के उद्देश्य थे ईरान में रिजीम चेंज कराना, इसके थ्रू पपेट गवर्नमेंट बिठाना, उस पपेट गवर्नमेंट के थ्रू भारत समेत अलग अलग जो देश हैं खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को नॉर्मल बनाना, जो 1969 के पहले शाह पहलवी के जब शासन था तब अमेरिका के थे यहाँ पर, बहुत अच्छे रिश्ते थे ईरान के साथ। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना, और अगर ऐसा करेगा तो फिर रशिया और चीन कंटेन होते। तो ये कुछ ऐसे प्रॉक्सीज को खत्म करना, वो एक जेन्युइन कॉज मुझे नजर आता है, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है, पश्चिमी एशिया और इसके बाहर भी जाकर के बहुत तबाही मचाते हैं, नार्को टेररिज्म भी करते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य था ट्रंप का। तो ये जो 4-5 उद्देश्य थे, इसमें पार्शियली फुलफिल कर पाए। रिजीम चेंज नहीं करवा पाए, लेकिन खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया, IRGC को एक बड़ा झटका दिया, और बहुत सारे इनके जो बड़े कमांडर्स थे वो तो अमेरिका ने मार दिए। और प्रिसाइजली सॉफ्ट लाइनर्स पे अमेरिका ने अटैक नहीं किया। पेजेश्कियां वाली जो लाइन है उस पर अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है, जो हार्ड लाइनर्स वाली लाइन है उस पर अमेरिका, क्योंकि उनसे नेगोशिएट करना इजी है और उनसे बात हो उनको सकती अपनी है। वॉइस वहां पर मैच करने के लिए, अलाइन करने के लिए कोई चाहिए। अच्छा, अब यदि इजराइल की ओर चले, इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है, जिस तरह से ईरान ने इस बार ताबड़तोड़ हमले, और अभी भी
चल ही रहे हैं, हमले कंटिन्यूड हैं आईआरजीसी के। वो इसलिए कि इनके पास कोई सैटेलाइट फोन्स या फोन मैकेनिज्म नहीं, पर्ची से चलता है सारा सिस्टम। पहले क्योंकि कई बार मोसाद ने और आईडीएफ ने इनके ये सारे डिटेक्ट करके और वो साइबर अटैक करके और बहुत चीजें इनकी खराब की थी, तो पर्ची से चलता है। टेक्नोलॉजी से जो है ना बचते हैं अब वो। हाँ, तो वो ऑन द ग्राउंड जब तक खबर नहीं जाएगी तब तक तो वो हमले कंटिन्यू रहेंगे। तो लेकिन इजराइल ने अमेरिका पर से भरोसा भी खोया है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल इस वक्त ना कोई सीज फायर करने के मूड में था, न युद्ध को समाप्त कराना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ब्लीडिंग ईरान बहुत घातक साबित होगा। तो इजराइल का तो कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो और अच्छा, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो युद्ध इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा था वो अचानक से अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया। अब उसमें अमेरिका अपनी शर्तों पे सब कुछ कर रहा है, और जब कर रहा है तो उसमें नुकसान इजराइल का हो रहा है। तो इजराइल का एक नुकसान दिखता है, खाड़ी देशों का मैंने बताया बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान इसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नुकसान झेल के बैठा है, क्योंकि हम ये समझे कि युद्ध क्षेत्र ईरान की धरती रही। तो जो कुछ बर्बाद हुआ वो ईरान में बर्बाद हुआ है, और ईरान को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन तब समझ में आएगा कि कोई भी देश जब बर्बाद हो जाता है ना तृप्ति, तो कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई देश आपको फिर से बनाने के लिए नहीं आता। हमने देखा सीरिया में, देखा हमने इराक में, देखा हमने लीबिया में, देखा अफगानिस्तान की हालत देखिए, वो आज तक, यानी ये जहां जहां अमेरिका ने तबाही मचाई है या जिस तरह से बर्बाद हुआ है, वो कभी उठ के खड़ा हुआ नहीं है देश वैसा भी। यूक्रेन को देखो, यूक्रेन आप देखिए उसके हालत क्या है। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यदि हम दृष्टि से देखें तो चीन का नुकसान हुआ है। सब कह रहे हैं चीन का फायदा हुआ है, फायदा रशिया का हुआ है। पुतिन ने अपने मनमाने रेट्स पर खूब तेल और गैस बेचा है, सैंक्शंस खत्म कर दिए गए हैं रशिया पर से। यूरोप का भरोसा अमेरिका की तरफ से उठा है, तो यूरोप अब रशिया और भारत की तरफ देख रहा है। उर्सुला वॉन ने जो एक डिक्लेरेशन की थी डावोस में कि भारत के साथ हम मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रही हूँ, लेकिन ये एक कारण है। आप देखिए जो नाटो वाला एंगल है ना, यूरोप के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर से, या मैं कहूँ ट्रंप पर से, अपना भरोसा खो चुके हैं। और ट्रंप ने भी गलती की कि जब ये अटैक किया तो इसके पहले नाटो को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो आप यूरोप के भी दृष्टिकोण से देखिए तो यूरोप के देश डरे हुए थे, और यही कारण था कि बार बार जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो एंटी अमेरिकन आ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ चलें तो बीच का बंदर है, वो इधर से भी मार खाएगा, उधर से भी। उस चीन को अपने आप को बेच के बैठा था। फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि अमेरिका के साथ इतना, अमेरिका का तो कारण था जब पिछली बार अटैक किया तो पाकिस्तान या चाइना मदद ना करे ईरान की, इसलिए असीम मुनीर को लंच पे बुलाया था ट्रंप ने। हो गया वो लंच, लेकिन अब क्या जरूरत थी अमेरिका के साथ इतना हैंडशेक करने की? अब वो भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। और इन सब के बीच में यदि कोई सबसे सुरक्षित है, सटल है, बिल्कुल अपनी सारी सुरक्षाओं को, हर प्रकार की सुरक्षा को यदि कोई अक्षुण्ण रखे हुए है, तो वो हम हैं। तो भारत वो देश है जिसने बहुत मैच्योर अपनी डिप्लोमेसी का और विदेश नीति का परिचय दिया, और हम बिल्कुल शांति से अपने नागरिकों का हित सुरक्षित रखते हुए बैठे हुए। एक बात यहाँ पे अंशु आप समझाइएगा, क्योंकि कई बार लोग ये बोलते हैं ना कि विशेष तौर से जब आज बार बार ये खबर उठ रही है पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई और ये करवाया, हालांकि सच ये है कि इसके पीछे चीन है, और आपने खुद ही बताया कि चीन को कितना नुकसान हो रहा था और इस वजह से चीन को बीच में आना पड़ा। सवाल ये उठता है कि भारत की जो कूटनीति रही है, इसको लेके लोग प्रश्न उठाते हैं कि भारत तो है ना मतलब विश्व में विश्व गुरु बनने की कोशिश करता है, सबसे अच्छे संबंध रखता है, तो युद्ध में शांति के लिए वो आगे क्यों नहीं आया? इस कूटनीति के पीछे की वजह क्या है और इसका भारत को फायदा क्या है? भारत की विदेश नीति पंचशील पर आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है, ये हम सभी जानते हैं। नॉन अलायंस की है, अब ऑल अलाइंड, अब हम ऑल अलाइंड है, इशू बेस्ड अलाइंड है। तो हमारी विदेश नीति 4, अगर मैं महत्वपूर्ण बिंदु बताऊं, आज की विदेश नीति जो 10 वर्षों में परिवर्तित भी हुई है, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। तो जब हमें 2022 में उर्सुला वॉन ने कहा दिल्ली आकर के कि आप रशिया से तेल और गैस मत खरीदिए, तो हमारे विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया? हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उपयोग करेंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए डिसीजन लेंगे। हमने कंटिन्यू रखा रशिया से तेल और गैस लेना। जब रशिया से हमको वो डिस्काउंट जो 24 USD पर बैरल मिलता था वो कम होके 8 USD पर बैरल हुआ, तब हमने थोड़ी क्वांटिटी कम की, और वो भी हमारी रिफाइनरीज ने। सही बात है। फिर दूसरा हमारा जो पिलर है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। हम हर देश की सीमाओं का और उसकी अखंड संप्रभुता का सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम जाकर के कहीं इंट्रूड नहीं करते, ना पहले अटैक करते हैं। तीसरा ऑल अलायंस। तो पहले जो हम अपने आप को नॉन अलायंस कहते थे, वी आर ऑल अलायंस। देखो हम G20 में भी हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं, हम I2U2 में भी हैं, हम SCO में भी, हम हर कहीं हैं।
और जहाँ कहीं भी इस पृथ्वी की भलाई की बात होती है, एसडीजीज को अपना योगदान देने की बात होती है, वहाँ पर हम हैं। एसडीजीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने अपनाया, और G20 एक बहुत बड़ी केस स्टडी है जिसमें हमने नेशनल स्कीम्स के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय गोल्स हैं उनको हम ग्रास रूट लेवल तक लेके गए। तो हमने उनको डेमोक्रेटाइज किया, अपने लोगों को उसकी वजह से फायदा पहुंचाया। विमेन लेड डेवलपमेंट इज वन ऑफ देम। तो आप और मैं इसको हम जी रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अपने देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि हम महिला सशक्तिकरण की नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की, महिला नेतृत्व की अब हम बात करते हैं। ये बहुत प्रायोरिटाइज्ड एसडीजी है। तो ये भारत कर रहा है, और इशू बेस्ड अलाइनमेंट ये सबसे लेटेस्ट है। तो जहां थीमेटिक एक इशू होगा जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट का होगा, वहां हम हैंडशेक करेंगे। तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पश्चिम एशिया में हम 2 स्टेट थ्योरी को कब से प्रपोज करके बैठे हैं, और अब बाकी सब देश उसकी बात करें। तो पैलेस्टीन को हम अपनी विदेश नीति के माध्यम से मान्यता देते हैं, आज से नहीं बहुत वर्षों से, लेकिन वो हमास से मुक्त होना चाहिए, कोई आतंकवादी संगठन वहां नहीं होना चाहिए। और वहीं इजराइल हमारा अब तो स्पेशल एंड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इजराइल वो देश है जो 62 के युद्ध के समय, फिर 71 में हम देखें, 1999 में देखें, हमारे साथ दिया। कारगिल युद्ध हम इजराइल की वजह से जीते, हम पर आर्म्स एम्बार्गो लगा था तब इजराइल ने हमको लेजर गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड किए थे, जिसकी वजह से हम ये युद्ध जीत पाए। तो इजराइल हमारा पार्टनर है, पैलेस्टीन को हम मान्यता देते हैं। ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे थे। तो खामेनेई ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बताया, OIC की बैठकें बुलाई, मुस्लिम देशों से आह्वान किया कि भाई आप कश्मीर को आजाद कराओ, फिर कहा कि गाजा के अलावा भारत वो देश है जहां मुस्लिम काटे जाते हैं। तो ये उनका मकसद जो था वो लीडर बनना था ना मुस्लिम देशों का। ईरान का शुरू से वही रहा है, सऊदी और ईरान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये है। पर इसके लिए खामेनेई को भारत को टारगेट पे लेने की क्या आवश्यकता थी? वो एंटी इंडिया थे, तो इसकी वजह से रिलेशंस थोड़े हमारे खराब हुए। पर बहरहाल हमने वो भी अपने स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स थे वो हमने इंटैक्ट रखे थे। तो भारत वो देश है, तृप्ति, जो मध्यस्थता में विश्वास नहीं रखता। ये हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। हम किसी देश को जाकर के कह सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बनाए रखें आपस में, जो हम करते रहे, रशिया यूक्रेन को बोला, साफ हमारे प्रधानमंत्री ने 2 बार 3 बार कहा कि युद्ध का समय नहीं, शांति का समय है, विकास का समय, आप युद्ध का अंत कीजिए। अभी भी जब दिसंबर में आए थे तो कहा उनको। जेलेंस्की को ये बात कही, जब चीन गए थे SCO की बैठक में शामिल होने के लिए, तो उनको जेलेंस्की का फोन आया था कि आप वहां पुतिन से मिलेंगे तो कुछ बातचीत कीजिए। दूसरे देश चाहते हैं कि हम मध्यस्थता करें, पर हम अपने राष्ट्रीय हितों की ओर देखते हैं। और इस पूरे जो ये 40 दिनों का चैप्टर चला है, इसमें हमने अपने राष्ट्रीय हितों को इंटैक्ट रखा। हमारे यहाँ तेल और गैस की कीमतें नहीं बढ़ी, किल्लत नहीं हुई। चीन में 60% तक रेट्स बढ़े हैं, फिलीपींस में 70% तक रेट्स बढ़े हैं। पाकिस्तान की हालत सब जानते हैं, पाकिस्तान की तो खैर आप बात ही मत करो। तो वो क्या ही मध्यस्थ देश है, वो भीख का कटोरा लेकर के घूमता रहता है। और ऊपर से अमेरिका और चीन दोनों को अपने यहाँ उसने आमंत्रित करके अपने लिए मुसीबत मोल ले रखी है। और अब तो मैं कहती हूँ यदि पाकिस्तान अपने आप को इतना बड़ा देश समझता है, तो जो खाड़ी देशों से उधार ले रखा है ना, वो वापस कर दे। अंत में एक ही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितने दिन चलेगा ये सीज फायर? क्या 2 हफ्ते बाद फिर से यही हालात होंगे? क्योंकि अभी तक ये एक ऐसा युद्ध चल रहा है ना, जिसमें किसी भी बड़े नेता की बात के कोई मायने अगले दिन तक रह नहीं जाते हैं। क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि आज हम बहुत खुश हो रहे हैं कि सीज फायर हो गया, क्योंकि तीनों एक साथ आ गए। जो आपने एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ में ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल कभी नहीं चाहता था कि इस तरह का सीज फायर हो। वो चाहता है कि इस बार, क्योंकि पूरा मामला हमारे हिसाब से लीडरशिप खत्म हो रही है, ईरान कमजोर हो रहा है, तो अब इसको पूरी तरह वाइप आउट कर दिया जाए। और ऐसे में ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होगी। इजराइल का हमने एटीट्यूड भी देखा है कि उसको जो करना है वो करना है। अब ये सीज फायर लगता है आपको कितने दिन चलेगा और इसके क्या मायने रहेंगे? मतलब अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। अब वो चीनी सीज फायर है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली स्थिति है। चीनी सीज फायर, ये सही है। तो अब देखते हैं। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों के जो सूत्र हैं वो मैंने पढ़े, पॉइंट्स इतने कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं और इतने आपस में फ्रिक्शन है इन पॉइंट्स में, कि मुझे लगता नहीं कि एक, लेकिन हाँ, यदि ट्रंप अपनी यहाँ बिजनेस बुद्धि चलाएंगे और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ सोचेंगे, तो वो फिर अमेरिका को धोखा देकर, अपने देश को धोखा देकर के यदि वो फिर कुछ इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो अलग बात है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि युद्ध समाप्त हो, सऊदी बिल्कुल नहीं चाहता कि युद्ध समाप्त हो, अधिकांश खाड़ी देश नहीं चाहते कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि ऐसे ईरान को छोड़ना ना बहुत गलत संदेश पूरे विश्व को देगा। और अमेरिका की जो एक हेजेमोनिक पावर पूरी दुनिया
मानती थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है दिस जंक्चर्स तो अमेरिकन भी नहीं चाहते होंगे कि इस तरह से इस युद्ध का अंत हो या समाप्ति हो। खैर ये तो ट्रूस की बात है, सीज फायर की बात है, पर तृप्ति मेरा तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा। और अभी भी लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि सीज फायर जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। हाँ। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ईरान का ये कहना है कि कोई लेना लेबनान में आप हमले नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करेंगे। इजराइल नहीं सुनता है, ये बात ईरान को भी पता है और ये बात अमेरिका को भी पता है। इसलिए इस सीज फायर के आगे क्या नतीजे निकलते हैं या ये कब तक चलता है, वो ये चल गया तो क्या चीन चल गया तो चीनी सीज फायर है, चल गया तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो इस चीनी सीज फायर के नतीजे क्या होते हैं, लेकिन ये तय है कि फिलहाल थोड़े ही समय के लिए, 2 हफ्तों के लिए ही सही, तमाम पूरी दुनिया ने ही ग्लोबली राहत की सांस ली है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की थोड़ी हिलने लगी थी उसमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी, इसलिए राहत की सांस है। लेकिन अभी भी सांसें अटकी हुई हैं कि कब कौन कहाँ से बम मिसाइल चला दे और ये सीज फायर की धज्जियां उड़ जाएं। अंशु, आप आए, आपने बातचीत की, हम आगे भी इस पे अपने आपसे चर्चा लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार नजर बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ दुनिया पर नहीं, भारत के ऊपर भी कई मायनों में पड़ता है। फिलहाल आपने समय निकाला, आप यहाँ आई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति, आपने बहुत अच्छे प्रश्न और बिंदु चर्चा में रखे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।